बटन एक टेप के जरिए अलमारी के नीचे ऊपर की तरफ करके चिपकाया गया था। इसलिए अगर इमरान इस पत्ती की मदद से उसे ट्रेस ना कर लेता तो यकीनन इसकी तलाश नामुमकिन होती। इमरान होठ भींचे बटन को देखता रहा। ये इंतहाई ताकतवर रेंज का डिक्टाफोन था। इमरान ने उसे वापस पहली वाली जगह पर उसी टेप से चिपका दिया और फिर वो उठा। उसने पत्ती कालीन से उठाकर दोबारा कलम के अंदर रखी और कलम बंद करके जेब में डाल लिया। उसके बाद वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने आहिस्ता से बाथरूम का दरवाजा खोला और फिर उसे दोबारा इस तरह बंद कर दिया जैसे आमतौर पर बाथरूम से बाहर निकलते हुए उसका दरवाजा बंद किया जाता है। मिस राकली के साथ जाने से कम खुश्क साइंसी माहौल में रंग भर जाएगा। इमरान ने इस तरह बड़बड़ाते हुए कहा कि मुंह से अल्फाज तो सही निकले लेकिन महसूस ऐसा हो जैसे वो खुद कलामी कर रहा हो। वो आकर कुर्सी पर धम से बैठ गया। वो जानबूझकर ऐसी आवाजें निकाल रहा था जिससे डिक्टाफोन के रिसीवर पर मौजूद आदमी को अंदाजा हो सके कि वो क्या कर रहा है। अरे ओ वेरी सॉरी, मैंने मिस राकली को तो पीने का पूछा ही नहीं। वो भी क्या सोचती होगी कि कैसे गैर मुहज़्ज़िब आदमी से वास्ता पड़ गया है। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ। वो है तो देखने की चीज़ लेकिन देखना गुनाह है। अच्छा चलो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, इमरान ने ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो कुर्सी से उठा और अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और फिर उसे बंद कर दिया। यहाँ बेकार पड़े रहने का क्या फ़ायदा, किसी होटल में चला जाए, कोई अच्छा सा फंक्शन ही देख लिया जाए, इमरान ने कहा और फिर तेजी से वापस मुड़ा और दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ गया। कमरा लॉक करके वो लिफ्ट के जरिए नीचे उतरा और हॉल में से होता हुआ मेन गेट से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो एक टैक्सी में बैठा होटल रेक्स की तरफ बढ़ा जा रहा था। होटल रेक्स के गेट पर उसने टैक्सी छोड़ी और फिर लंबे लंबे कदम उठाता वो होटल रेक्स की लॉबी में दाखिल होकर बजाय अंदर हॉल में जाने के वो साइड में मौजूद पब्लिक फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। उसने बूथ में दाखिल होकर जेब से सिक्के निकाले और उन्हें फोन पीस में डालकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, होटल अल्फांसो। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। कमरा नंबर 14, दूसरी मंजिल के मिस्टर ऑस्कर से बात कराएं। मैं अदनान बोल रहा हूँ, उनका दोस्त। इमरान ने कहा यस सर, होल्ड ऑन कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद रिसीवर पर सफदर की आवाज उभरी। ऑस्कर बोल रहा हूँ, सफदर ने कहा। मिस्टर ऑस्कर, मैं अदनान बोल रहा हूँ। रॉबर्ट और राफेल को लेकर यहाँ होटल रेक्स पहुँच जाओ, कुछ अहम गुफ्तगू करनी है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और बगैर दूसरी तरफ से कोई बात सुने उसने रिसीवर रखा और बूथ से निकलकर होटल के हॉल की तरफ बढ़ गया। कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनते ही कुर्सी पर बैठा हुआ लंबा तड़ंगा और गटे हुए जिस्म का उद्धड़ उम्र आदमी उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे की साख्त ऐसी थी कि वह इंतहाई जालिम और शफाक नजर आता था। कौन है? उसने दरवाजे के करीब जाकर कदरे मोहतात अंदाज में पूछा। राकली। दरवाजे के बाहर से निस्वानी आवाज सुनाई दी और उद्धड़ उम्र आदमी ने एक तवील सांस लेते हुए हाथ उठाकर दरवाजे की चटकनी खोली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर खड़ी राकली मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई तो उद्धड़ उम्र ने एक बार फिर दरवाजा बंद किया और चटकनी लगा दी। राकली इस दौरान एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी। क्या रिपोर्ट है राकली? उद्धड़ उमर ने वापस पलटकर सामने वाली कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। मेरा ख्याल है हमें गलत इत्तला मिली है कर्नल लॉर्ज, राकली ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तफसील बताओ, अपना ख्याल बाद में जाहिर करना, उद्धड़ उमर ने जिसे कर्नल लॉर्ज कहकर पुकारा गया था उसी तरह खुश्क लहजे में कहा और कुर्सी पर बैठ गया। मैं जब उसके होटल पहुंची तो मालूम हुआ कि वो कमरे में मौजूद नहीं है। मैंने होटल वालों से कहा भी कि मैं उसकी मेहमान हूँ, उस कमरे में रहकर उसका इंतजार कर लूंगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और मुझे विजिटिंग गैलरी के कैबिन में बिठा दिया। बहरहाल थोड़ी देर बाद वो अदनान वहां आ गया, राकली ने कहा, और फिर उसने इमरान की तमाम हरकत और उससे होने वाली गुफ्तगू पूरी तफसील से बता दी। मैंने बाहर निकलकर रुककर कान लगाए ताकि हो सकता है मेरे बाहर निकलते ही वो कोई तबसरा करे जिससे उसकी असल हकीकत सामने आ जाए, लेकिन वो तो खुदा से माफिया मांग रहा था। फिर मैं चली आई, राकली ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारी रिपोर्ट से दो बातें सामने आती है। एक तो ये कि वो वाकई इमरान नहीं है। दोस्तों, ब्लैक पागोस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। वरना वो इतनी आसानी से तुम्हें अपने मिशन पर साथ ले जाने के लिए तैयार ना होता, लेकिन उसने तुम्हारे लिबास वगैरह के मुतालिक जो रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, इससे ये जाहिर होता है कि वो इमरान ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो ऐसा ही आदमी है।
जब तुम विजिटिंग गैलरी में उससे गुफ्तगू में मसरूफ थी तो मैंने उसके कमरे की मुकम्मल तलाशी ली, लेकिन वहां से कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे जाहिर हो कि वो वाकई इमरान है। इसके अलावा वहां कोई मेकअप बॉक्स या असला या किसी किस्म का ट्रांसमीटर, कोई मशकूक चीज भी बरामद नहीं हुई। बहरहाल मैं टॉप 13 डिक्टाफोन वहां लगाए आया हूँ। जर्मी उसे चेक कर रहा है। अब देखो उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। कर्नल लॉज ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, हाँ, उसकी रिपोर्ट सारी कलई खोल देगी। वैसे अगर वो वही इमरान है तो फिर उससे बड़ा अदाकार दुनिया में पैदा ही नहीं हो सकता। मैंने ग्रूटलैंड और वाटर पावर का जिक्र किया तो ना ही उसकी आंखों में कोई तासुरात उभरे, ना चेहरे पर। उसने बड़े सादे से लहजे में कहा कि मेरी इत्तला जुज़वी तौर पर दुरुस्त है। फिर उसने बताया कि हेवी वाटर के आइसोटोप की तहकीक के लिए उनका मिशन ग्रूटलैंड जा रहा है। उसने जिस अंदाज में ये बात की और जिस अंदाज में जवाब दिया, अगर वो गलत था तो फिर कम अज़ कम मुझे उसका शागिर्द बनना पड़ेगा। राकली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उसकी फाइल पढ़ी है? इस बार कर्नल लॉज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पढ़ी है, और इस फाइल के पढ़ने और उस अदनान से मिलने के बाद कम से कम मैं तो हतमी तौर पर इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि यह आदमी इमरान नहीं हो सकता। ये मासूम सा शर्मीला सा आदमी इस कदर खौफनाक और खतरनाक एजेंट कैसे हो सकता है? राकली ने कहा और कर्नल लॉज हंस पड़ा। यही उसकी खुसूसियात है राकली। वो कबूतर से भी ज्यादा मासूम और कोबरा सांप से भी ज्यादा खतरनाक है, और ये दोनों सिफतें वो बैक वक्त इस्तेमाल करता है। बहरहाल अब जर्मी के आने पर ही मजीद कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, कर्नल लॉज ने कहा। और अभी उसका फिक्रा मुकम्मल ही हुआ था कि दरवाजे पर एक बार फिर मखसूस अंदाज की दस्तक सुनाई दी। कर्नल लॉज एक झटके से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? कर्नल लॉज ने पूछा। जर्मी बॉस, बाहर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी और कर्नल लॉज ने चटकनी हटाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर एक दरमियाने कद और स्मार्ट जिस्म का नौजवान छोटे चेक का सूट पहने खड़ा था। उसके सर के बाल गहरे सुर्ख रंग के थे, आंखों में सांप जैसी तेज चमक थी। वो सर हिलाता हुआ अंदर आया तो कर्नल लॉज ने दरवाजा बंद करके चटकनी चढ़ाई और फिर आकर कुर्सी पर बैठ गया। सुर्ख बालों वाला नौजवान बड़े बेतकल्लुफाना अंदाज में राखली के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, तुम क्या रिपोर्ट लाए हो जर्मी? कर्नल लॉज ने कुर्सी पर बैठते हुए सख्त लहजे में कहा। वो इमरान नहीं है बॉस, मैं कमरे में उसकी गुफ्तगू का रिकॉर्ड ले आया हूँ, सुन लीजिए। जर्मी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसकी साइड का बटन दबाया तो बॉक्स का ढक्कन खुल गया और उसके अंदर एक माइक्रो कैसेट मौजूद था। जर्मी ने बॉक्स को मेज पर रखा और उसका एक और बटन दबा दिया। चंद लम्हे तो बॉक्स में से कोई आवाज ना निकली, फिर एक दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। फिर तवील खामोशी के बाद एक बार फिर ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। उसके बाद बड़बड़ाहट सी सुनाई दी, लेकिन अल्फाज वाज़ेह थे। राकली के साथ जाने से कम खुश्क साइंसी माहौल में रंग भर जाएगा। फिर किसी की कुर्सी पर बैठने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही एक बार फिर ऊंची बड़बड़ाहट सुनाई दी। अरे ओ वेरी सॉरी, मैंने मिस राकली को तो पीने का पूछा ही नहीं। वो भी क्या सोचती होगी कि कैसे गैर मुहज़्ज़िब आदमी से वास्ता पड़ गया है। अब मैं करूँ भी क्या? वो है तो देखने की चीज़, लेकिन देखना गुनाह है। अच्छा चलो, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। इस आवाज़ के बाद किसी के कुर्सी से उठने और फिर अलमारी खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद एक बार फिर खुद कलामी हुई। यहाँ बेकार पड़े रहने का क्या फ़ायदा? किसी होटल में चला जाए, कोई अच्छा सा फंक्शन ही देख लिया जाए। वही आवाज़ फिर सुनाई दी और फिर उसके बाद दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ के साथ ही खामोशी छा गई। जर्मी ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिया और बॉक्स बंद करके उसे उठाया और दोबारा जेब में डाल लिया। मेरे ख्याल में अब तो किसी किस्म का भी शक बाकी नहीं रहा। यह आदमी इमरान नहीं हो सकता। राकली ने जो अब तक खामोश बैठी हुई थी, फैसला कुन अंदाज में बात करते हुए कहा। जर्मी की रिपोर्ट सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि ये वाकई इमरान है। कर्नल लॉज ने जितने लम्हे खामोश रहने के बाद कहा तो राकली और जर्मी दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। क्या क्या कह रहे हैं आप? उन दोनों ने बैक आवाज होकर कहा। दरअसल हम इमरान को आम सा एजेंट समझ रहे हैं। हालांकि हमें वाटर पावर के हेडक्वार्टर से वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इमरान दुनिया का सबसे ज़हीन और ख़तरनाक तरीन एजेंट है। अब मैं बताता हूँ कि मैं इस नतीजे तक कैसे पहुँचा कि ये शख्स वाकई इमरान है। तुमने महसूस किया है कि पहले दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। इससे यही समझा गया कि ये दरवाज़ा शायद बाथरूम का था और ये शख्स कमरे में दाखिल होते ही बाथरूम में चला गया।
फिर बाहर आकर उसने खुद कलामी की। हालांकि ये बात इसलिए मुमकिन नहीं कि बाथरूम का दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज उसके बंद होने की आवाज से 1 सेकंड पहले सुनाई दी थी, जो बंद होने की जोरदार आवाज में छुप गई। इसका मतलब है कि ये शख्स कमरे में दाखिल होकर बाथरूम में नहीं गया, वरना फौरन ही बाथरूम का दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज सुनाई देती। इसके बाद दरवाजा दोबारा खुलता और बंद होता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इस आदमी ने अंदर दाखिल होने के बाद बाकायदा चेकिंग की और उसे डिक्टाफोन का इल्म हो गया, तो उसने बाकायदा ड्रामा किया। और एक आम साइंसदान जिसका ताल्लुक जराइम से ना हो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। और जिस जगह मैंने डिक्टाफोन नस्ब किया था वहां उसकी मौजूदगी किसी मखसूस आले के बगैर चेक नहीं की जा सकती, कर्नल लॉज ने कहा। और राकली और जर्मी दोनों के चेहरों पर शदीद हैरत के आसार उभर आए। वो बड़ी तहसीन आमेज नजरों से कर्नल लॉज को देख रहे थे। कमाल है कर्नल लॉज, आपकी जहानत के हमने किस्से तो बहुत सुने थे, लेकिन आज हमें खुद तजुर्बा हो गया है कि वाकई आप बेमिसल जहानत के मालिक हैं। वाकई आपका तज्जिया दुरुस्त है, वाकई हमारे साथ बाकायदा ड्रामा हुआ है, जर्मी ने कहा। और राकली ने भी सर हिला दिया। मेरा ख्याल है अब हमें मजीद चक्कर में पड़ने की बजाय डायरेक्ट एक्शन करना चाहिए और उसे अगवा करके उसे जबरदस्ती सब कुछ उगलवाया जाए। कर्नल लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या जरूरत है मालूमात के लिए इतनी दर्द शरीर करने की? इसे गोली क्यों ना मार दी जाए? अगर इमरान होगा तब भी ठीक, ना होगा तब भी हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जर्मी ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, पहले ये बात हतमी तौर पर मालूम हो जानी चाहिए कि क्या वाकई ये इमरान है। ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरे आदमी को मारकर मुतमईन हो जाए और असल इमरान अपना काम मुकम्मल कर ले। और फिर उसके दूसरे साथी भी हैं, उनका पता करना भी जरूरी है, कर्नल लॉज ने कहा। कर्नल, फिर ऐसा हो सकता है कि मैं वाकई उनके साथ चल पड़ूं। आप दोनों मेरी निगरानी करें और फिर जब यकीन हो जाए कि ये वाकई इमरान है तो किसी भी वक्त उसे गोली मारी जा सकती है, क्योंकि ऐसे मक्कार, अय्यार और खतरनाक एजेंट से तशद्दुद के जरिए मालूमात हासिल करना मेरे ख्याल में नामुमकिन है, राकली ने कहा। और अगर ये असल ना हुआ और हम उसके पीछे भागते हुए ग्रूटलैंड पहुंच गए तो असल इमरान को फिर कहां से ढूंढेंगे? जर्मी ने कहा। लंबी बात मुझे पसंद नहीं है, आखिर ये इंसान है, मैं तो पत्थरों से भी रास उगलवा लेता हूँ। तुम ऐसा करो, इसके अगवा की मंसूबाबंदी करो, उसके बाद मैं जानूं। और ये, कर्नल लॉज ने मुंह बनाते हुए कहा। इसे अगवा करके कहाँ पहुंचाना है? जर्मी ने पूछा। यही ले आओ, ये हर लिहाज से महफूज जगह है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर ये वाकई इमरान है और मेरा तज्जिया दुरुस्त है तो फिर लाजमन ये हमें शिकार बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा होगा। ऐसा ना हो कि हम उसे फंसाते फंसाते खुद उसके जाल में फंस जाए, कर्नल लॉज ने कहा। मेरा तो ख्याल है बॉस, बजाय उसे अगवा करने के हम खुद उसके कमरे में पहुंच जाए। मैं आप दोनों को अपना दोस्त और साथी जाहिर करूंगी। वहां बातों बातों में उससे कोई ऐसा इशारा उगलवाया जाए जिससे साबित हो जाए कि वाकई ये इमरान है। ऐसा इशारा मिलते ही हम तीनों हरकत में आ जाए और उसे वहीं गोलियों से छलनी कर दे, राकली ने कहा। मिस राकली की तजवीज़ दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है हम तीनों को इकट्ठा सामने नहीं आना चाहिए। अब तक राकली सामने आई है और उसके पास मिलने का माकूल बहाना भी है, इसलिए मिस राकली ही सामने आए और उससे तस्दीक के लिए ऐसा कोई इशारा उगलवाए, उसके बाद हम भी सामने आ सकते हैं, जर्मी ने कहा। ओके, ये ठीक रहेगा। राकली रात को उसके पास बाकायदा कागजात लेकर जाए, इस तरह कम से कम अगर उसे राकली पर कोई शक होगा तो वो दूर हो जाएगा और फिर उससे राकली ऐसी गुफ्तगू करेगी जिससे कोई इशारा मिल सके। जरूरी तो नहीं कि वो यही समझे कि राकली ने ही उसके कमरे में डिक्टाफोन लगाया होगा, कर्नल लॉज ने कहा। राकली और जर्मी दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। ठीक है बॉस, राकली जब उसके पास जाए तो उसकी फाइल के मुताबिक ऐसी गुफ्तगू करे जिससे इशारा मिल जाए। आप बॉस और मैं हम अलग-अलग रहकर निगरानी करेंगे और ज़रूरत के वक्त फौरन हरकत में आ जाएंगे, जर्मी ने कहा। ठीक है जर्मी, तुम होटल पहुंच जाना, मैं इस दौरान तुम्हारे और अपने लिए बाकायदा इंतजामात कर लूंगा, कर्नल लॉज ने कहा। और राकली और जर्मी दोनों उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। चुटकनी हटाकर और दरवाज़ा खोलकर जब वो बाहर चले गए तो कर्नल लॉज उठा और उसने दरवाज़ा बंद करके चटकनी चढ़ाई और वापस आकर उसने मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और होटल ब्लू स्टार के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वो वहां इमरान के कमरे के करीब ऐसे कमरे बुक कराना चाहता था जहां से जर्मी और वो अलहदा रहकर अच्छी तरह निगरानी कर सके। इमरान ने होटल रेक्स का इंतखाब इसलिए किया था कि यह होटल कारोबारी अफराद का गढ़ समझा जाता था। उसका हॉल बेहद वसी था, इसलिए मेज़ें एक दूसरे से काफ़ी फासले पर रखी गई थी और अगर एक मेज़ पर आहिस्ता बात की जाए तो दूसरी मेज़ तक आवाज़ पहुंचने का कोई इम्कान ना होता था।
फिर यहाँ का माहौल ऐसा था कि यहाँ लोग आमतौर पर सरगोशियों में ही बातें करते थे। यही वजह थी कि कारोबारी अफराद इस होटल को बिजनेस टॉक के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इमरान एक कोने में मौजूद मेज पर जाकर बैठ गया। उसने वेटर को कॉफी लाने के लिए कहा और फिर मेज पर रखा हुआ शाम का बिजनेस रिकॉर्ड अखबार उठाकर पढ़ने लगा। ये अखबार होटल की तरफ से हर मेज पर रखा जाता था ताकि कारोबारी अफराद इससे इस्तेफादा कर सकें। थोड़ी देर बाद कॉफी सर्व कर दी गई और इमरान अखबार पढ़ने के साथ साथ कॉफी सिप करने में मसरूफ हो गया। अखबार कारोबारी खबरों से भरा हुआ था और ये खबरें सिर्फ एक एक्रीमिया तक ही महदूद ना थी, बल्कि इनका दायरा तकरीबन तमाम दुनिया तक फैला हुआ था। इमरान सिर्फ वक्त गुजारने के लिए उसे देख रहा था कि दरमियानी सफ़ा खोलते ही उसकी नज़रें एक खबर पर रुक गई। इमरान दिलचस्पी से उस खबर को पढ़ने लगा क्योंकि यह खबर डबलर फर्म के मुतालिक थी, वही फर्म जिसे इमरान ने ग्रूटलैंड के लिए मखसूस लिबासों और सामान की तैयारी का ऑर्डर दिया था। इमरान दिलचस्पी से यह खबर पढ़ने लगा। उस खबर में बताया गया था कि डबलर को एक तंजीम की तरफ से ऐसे खुसूसी ट्रांसमीटर बनाने का ऑर्डर दिया गया है जिसे फिजा में किसी भी सैटेलाइट से फिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता हो, लेकिन इस ट्रांसमीटर में ऐसी खुसूसियात हो कि उसकी कॉल को चेक न किया जा सके। और डबलर ने यह ऑर्डर कबूल कर लिया है क्योंकि वो ऐसे ट्रांसमीटर तैयार करने में पूरी दुनिया में शोहरत रखती है। इमरान ने खबर पढ़ने के बाद अखबार मेज पर रख दिया और कॉफी सिप करने लगा। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आई क्योंकि इस किस्म के ट्रांसमीटर या तो फौज के इस्तेमाल में आते थे या फिर मुजरिम तंजीमों के, लेकिन खबर में लफ्ज तंजीम दर्ज था। इसलिए इमरान इस नतीजे पर पहुंचा कि यह ऑर्डर यकीनन किसी मुजरिम तंजीम की तरफ से ही हो सकता है। और इमरान के जहन में तजस्सुस सा उमड़ा कि ऐसी कौन सी तंजीम हो सकती है, लेकिन फिर उसने ये ख्याल झटक दिया क्योंकि एक्रीमिया तो ऐसी तंजीमों का एक जंगल था। उसी लम्हे उसकी नजरें सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर पर पड़ी जो दरवाजे पर खड़े हॉल का जायजा ले रहे थे। इमरान ने हाथ ऊपर उठाया तो वो तीनों तेज तेज कदम उठाते उसकी तरफ बढ़ आए। शुक्र है तुमने हमें कॉल तो किया, हम तो यही समझे थे कि शायद तुमने जूलिया और दूसरे साथियों की तरह हमें भी वापस भिजवाने की मंसूबाबंदी कर ली है। तनवीर ने मेज पर बैठते ही मुंह बनाते हुए कहा, यार मैंने सोचा कि मिशन पर जाने से पहले तुम लोग कुछ आराम कर लो क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस जगह हम जा रहे हैं वहां से शायद हमारी लाश भी वापस ना आ सके। इमरान ने खिलाफ तवक्को इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और इमरान की इस संजीदगी ने तनवीर को भी चौंका दिया। ओ, तुम्हारी संजीदगी बता रही है कि ग्रूटलैंड वाकई खतरनाक तरीन इलाका है। हालांकि मेरा ख्याल है कि जब हमारे पास मखसूस साजो सामान होगा तो फिर हमें इतनी मुश्किल पेश ना आएगी। तनवीर ने कहा, इमरान साहब एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने सिर्फ एक ट्रांसमीटर कॉल की बिना पर यह हतमी फैसला क्यों कर लिया है कि वाकई वाटर पावर का हेडक्वार्टर ग्रूटलैंड में है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी जदीद तरीन मशीनरी की बिना पर ऐसा डॉज देने के लिए पहले से ही सिस्टम सेट कर लिया गया हो। कैप्टन शकील ने कहा, मैंने भी इस पॉइंट पर गौर किया है, लेकिन एक बात तो ये है कि जिस मशीन से हमने कॉल चेक की थी वो खासी जदीद मशीन थी, और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा हमारे पास तस्दीक का और कोई जरिया भी नहीं है। अलबत्ता अब तुम्हारी बात करने से एक पॉइंट मेरे जहन में आया है। देखो, ये कारोबारी खबरों पर मुश्तमिल अखबार है। इसमें तुम्हारे आने से पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था कि यहाँ वो फर्म जिसको हमने सामान देने का ऑर्डर दिया है इस किस्म के ट्रांसमीटर बनाने में बेपनाह शोहरत रखती है। यकीनन यहाँ ऐसी मशीनें भी होंगी जिनकी मदद से मजीद चेकिंग की जा सकती है। मेरे जहन में वो फ्रिक्वेंसी महफूज है, मैं उसे ज़रूर चेक करूँगा, इमरान ने कहा और बाकी साथियों ने भी सर हिला दिए। इमरान ने वेटर को बुलाकर अपने लिए दोबारा और बाकी साथियों के लिए कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और वेटर के जाने के बाद इमरान ने बड़े पुरअसरार अंदाज में बात शुरू की। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैंने तनवीर के लिए एक रिश्ता मुंतखब किया है। आखिर तनवीर हमारा साथी है, अगर हम उसका ख्याल ना रखेंगे तो और कौन रखेगा। इमरान ने कहा, तुम्हें फिर कोई शरारत सूझ रही है, तुम पहले अपने लिए तो रिश्ता तलाश करो, तनवीर ने गुस्सैले लहजे में कहा, जबकि सफदर और कैप्टन शकील मुस्कुरा दिए। अरे अरे इसमें इतने गुस्से की क्या बात है, तुम उसे देख तो लो। मुझे यकीन है कि एक बार देखकर बार बार देखने की ख्वाहिश जरूर तुम्हारे दिल में पैदा होगी। इमरान ने सर हिलाते हुए बड़े पुरखलूस लहजे में कहा। सफदर और कैप्टन शकील भी गैर शादीशुदा है, बल्कि सारी सीक्रेट सर्विस ही गैर शादीशुदा है। आखिर इन सब में तुम्हें मैं ही नजर आया हूँ इस रिश्ते के लिए। तनवीर ने ज्यादा गुस्सैले लहजे में कहा, यार वो क्या मुहावरा है कि एक पंथ दो काज, तुम्हारा भी काम हो जाएगा।
और मेरा भी भला हो जाएगा, इमरान ने कहा और कैप्टन शकील और सफदर दोनों इस बार बेइख्तियार हंस पड़े, जबकि तनवीर के चेहरे पर गुस्से के शदीद आसार नमूदार होने लगे। उसने जवाब में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वेटर ने कॉफी सर्व करनी शुरू कर दी और तनवीर को मजबूरन अपना मुंह बंद करना पड़ा। इमरान साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर बात करें, कैप्टन शकील ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। आज एक मिस राकली साहिबा मेरे पास तशरीफ लाई थी, बेपनाह हसीन, खूबसूरत और दिलकश। वो आकर कहने लगी कि वो हमारे साथ क्रूटलैंड जाना चाहती हैं। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि वो इसलिए क्रूटलैंड जाना चाहती है क्योंकि वहाँ बर्फ में लाश सड़ती नहीं है, इसलिए उसका खूबसूरत जिस्म वहाँ सदियों तक महफूज पड़ा रहेगा। मैंने जब उसे कहा कि उसके मरने के दिन तो नहीं है तो वो रो पड़ी, कहने लगी कि उसे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। इस पर मैंने तनवीर का नाम पेश कर दिया और जब उसकी मर्दाना वजाहत, उसकी सलाहियतें और खुसूसियात गिनवाई तो यकीन करो वो इतनी खुश हुई कि उसे मौत भूल गई और मेरी मिन्नतें करने लगी कि मैं तनवीर को उसके साथ शादी पर रजामंद कर लूं। चुनांचे मैंने उससे वादा कर लिया, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। राकली, ओ कहीं वो ब्राजीली कौमियत की लड़की तो ना थी? सफदर ने चौंक कर पूछा। ब्राजीली? हाँ, यकीनन वो ब्राजीली ही थी। क्यों? इमरान सफदर की बात सुनकर वाकई हैरान हो गया था। उसका हुलिया क्या था? सफदर के लहजे में बेपनाह संजीदगी थी। अरे कहीं तुमने पहले से तो हाथ नहीं मार रखा? इमरान ने यकलक मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन शकील और तनवीर भी हैरत भरी नजरों से सफदर को देख रहे थे। ये बात नहीं इमरान साहब, ब्राजीली सीक्रेट सर्विस में एक एजेंट मिस राकली नाम की थी। वो लड़की यहूदी थी, वो खासी तेज तर्रार लड़की थी। उसने एक बार डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और डबल एजेंट होने की बिना पर यकीनन उसे मौत की सजा दे दी जाती, लेकिन ब्राजील हुकूमत के बड़े ओहदेदार ने उसे बचा लिया और उसे सिर्फ इतनी सजा मिली कि उसे सीक्रेट सर्विस से निकाल दिया गया। राकली ऐसा नाम है कि जो मुझे याद रहा था और आपके बात करने पर मुझे याद आ गया था, सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा।